देखिए आईपीसी निकाल लीजिए। आईपीसी में आपका बैठे हो झटपट भाई कहाँ। बैठे बैठे नेताजी जल्दी बैठिए, समय नहीं है ज़्यादा। वैसे भी देखिए आईपीसी में आपका 312 से चलेगा। अभी ये तैयार नहीं हो पाया है कुछ कारणों से, तो आपका जो बीच के सेक्शन है वो अभी बाद में चलेंगे। आपका 312 से शुरू किया जा रहा है आईपीसी में, उसको निकाल लीजिए। 312 से लेकर और 318, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन प्री में बनने का पूरा चांस रहता है। मेंस में तो नहीं बनता, लेकिन आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है। या तो समस्या दे देगा या आपका माने सेक्शन वाइज दे देता है। देखिए 300 आपका 12 से लेकर 318 तक में आपका गर्भपात के बारे में दिया गया है। फिर आपका बालकों को आरक्षित छोड़ने के बारे में दिया गया है, यानी कि लावारिस छोड़ दीजिए बालकों को। और जन्म छिपाना, यानी कि अगर कोई बालक जन्म लेता है और आप उसके जन्म को छुपाते हैं, तो इसलिए इसके लिए आपका दंड का प्रावधान 312 से लेकर आपका 318 तक में किया गया है। अब देखिए गर्भपात के बारे में, जब भी गर्भपात आप पढ़िए तो ऐसी दशा में आपको दो तीन नियमों से भी सतर्क रहना है। सबसे पहले जो आईपीसी का पढ़िएगा वह आपका पढ़िएगा 91 सेक्शन। एक एक सेक्शन पहले कोलेट किया जाए। 91 आईपीसी का सेक्शन 91 पढ़ना है। 91 ये कहता है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जो भले ही किसी को नुकसान न हो, भले ही जिसके प्रति अपराध किया जाए उसे नुकसान न हो, भले ही वह अपराध कंसेंट या सम्मत से किया जाए, फिर भी आपका जो सम्मति होगी वह बचाव नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कार्यों को कानून सेल्फ या स्वयं अपराध मानता है, चाहे कंसेंट से किया जाए या बिना कंसेंट के। तो उन अपराधों में एक कार्य तो आपका पब्लिक न्यूसेंस था, लोक उपताप है। लोक उपताप यानी कि सार्वजनिक अपदूषण जो होता है या सार्वजनिक प्रदूषण होता है, चाहे आप सहमत से करिए या सहमत के बिना करिए, ये दंडनीय है। यहाँ सहमत कोई बचाव नहीं देगी। उसी प्रकार जो गर्भपात होता है, चाहे स्त्री की सम्मत से किया जाए या स्त्री की सम्मत के बिना किया जाए, ये दंडनीय है। और ऐसी दशा में व्यक्ति चाहे स्त्री की सम्मत से करेगा या सम्मत के बिना करेगा, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। गर्भपात का मतलब आपका होता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या, तो इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है कि एक स्त्री अपना गर्भपात कारित करने के लिए स्वयं दवा खा लेती है, तो क्या वह स्त्री अपना ही गर्भपात करने के लिए क्या दंड की भागी होगी कि नहीं होगी? इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भपात में भले उस स्त्री को कोई नुकसान न पहुंचा हो, फिर भी नुकसान के बिना भी यह कार्य अपराध कानून मानता है। लेकिन आपको सतर्क ये रहना है कि स्त्री की सम्मत से अगर उसका गर्भपात किया जाता है तो वह
दंड की मात्रा थोड़ा कम होगी और सम्मत के बिना किया जाता है तो दंड की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगी। ये भी थोड़ा कंसेप्ट बनाना है। यानी कि सम्मति पूर्ण बचाव तो नहीं होगी स्त्री की, लेकिन अगर स्त्री की स्वतंत्र सम्मत से उसका गर्भपात किया जाता है तो दंड कुछ कम मिलेगा और सम्मत के बिना किया जाता है तो दंड की मात्रा ज्यादा होगी। अगला जो मॉडल आपका बनता है, एक स्त्री एक दुकान पर जाती है और बिना उद्देश्य बताए आपका दवा मांगती हैं गर्भपात की और दुकानदार दवा दे देता है और स्त्री खा लेती है दवा। क्या दुकानदार ने दुष्प्रेरण किया कि नहीं? गर्भपात का सहायता देकर नहीं किया, क्योंकि इस उदाहरण में स्त्री ने उद्देश्य नहीं बताया था कि हम क्यों ये दवा ले जा रहे हैं। लेकिन अगर स्त्री आपका उद्देश्य बताए कि हमें गर्भपात करना है अपना स्वयं का, आप दवा दे दीजिए, तो जो दुकानदार दवा देगा वह दुकानदार भी गर्भपात के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। यानी कि उद्देश्य बताकर दवा लेना, तो जो दवा देता है वह दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। और आपका 107 का थर्ड खंड में जाएगा, शासक सहायता द्वारा क्या दुष्प्रेरण। ये माना जाएगा कि आप दवा देकर शासक सहायता कर रहे हैं और शासक सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कर रहे हैं। ये भी सतर्क रहना है। इसी प्रकार आपका विष के मामलों में भी उदाहरण पूछा जाता है। एक पुरुष है, वह जाकर दुकान से जहर की गोली मांगता है बिना उद्देश्य बताए, तो दुकानदार दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन ये कहे कि हम इस गोली को खा के मरेंगे और दुकानदार से गोली मांगता है, दुकानदार दे देता है गोली, तो दुकानदार आपका आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा। और 107 के थर्ड खंड में शासक सहायता द्वारा इसे दुष्प्रेरण माना जाएगा। ये भी कंसेप्ट बना रखना है। इसके बाद आपका जो कंसेप्ट बनाना है वह 299 के स्पष्टीकरण 3 से बनाना है और फिर आपका इधर की धाराओं से। देखिए, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। कंसेप्ट ये बनाना है कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और ऐसा कुछ आप करते हैं ताकि गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये किसी भी दशा में आपका आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। यानी कि इसे केवल और केवल भ्रूण हत्या मानी जाएगी या गर्भपात ही माना जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद पिछली बार जे में आया भी था, ये इसका एक अपवाद आईपीसी में आपका 299 के स्पष्टीकरण 3 में दिया गया है। बैठिए। और वह अपवाद ये है कि अगर कोई शिशु जीवित पैदा हो रहा था और माँ के गर्भ से उसके शरीर का कोई अंग बाहर आ चुका था और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो भले वह शिशु पूरी तरह पैदा न हुआ हो या भले वह अभी धरती पर आकर सांस न लिया हो, फिर भी ये कार्य 299 आईपीसी में आपराधिक मानववध माना जाएगा। यानी कि एक अपवाद है आपका कि जहाँ की पूरी तरह शिशु पैदा हुआ नहीं है, फिर भी 299 आईपीसी के तहत उसे आपराधिक मानववध की कोटि में रखा गया है। और मैं बताया भी था 299 का एक्सप्रेशन पिछली बार आपका जे में आया भी था ये क्वेश्चन। और 299 का कौन सा स्पष्टीकरण है? 3।
अब आइए आपका भूमिका हो गई, तो आपका अब सेक्शन निकाल लीजिए। सेक्शन आपका निकालिए 212, 312 निकालिए भाई। 312 से शुरू करना है और जो छूटा है बताया जाएगा। अभी कुछ कारणों से तैयार नहीं हो पाया, इसीलिए आपका रोक दिया गया है। 312 से शुरू करना है। देखिए 312 क्या कहती है। गर्भपात कारित करना। अब कॉन्सेप्ट एकदम बनाए रखिएगा जितना भी बताया गया, और जो जो सेक्शन बताए गए सबको भाई रटे रहना है। देखिए अब आपका 312 एक और आपका समझ लिया जाए। जो ये लिंग परीक्षण होता है इसके लिए अलग कानून है, और ये आईपीसी से गवर्न नहीं होता। मैं बता दूं, इसके लिए अलग ही कानून है, वहां से गवर्न होगा। यहाँ केवल गर्भपात कारित करना ही, या भ्रूण हत्या कहिए सामान्य भाषा में ही, दंडनीय बनाया गया है। तो देखिए आपका देखा जाए 312 आपका क्या कहती है। गर्भपात कारित करना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह स्पष्टीकरण आएगा, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहले सेक्शन देखा जाए। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा, अब ये शब्द पकड़िए, यानी कि कोई स्त्री गर्भवती होनी चाहिए, उस स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा। तो स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा का मतलब आपका हुआ क्या। तो स्वेच्छा शब्द का मतलब क्या हुआ, और गर्भपात कारित करेगा का मतलब, पहले दो शब्द ये पकड़िए। स्वेच्छा या वॉलेंटली शब्द को आईपीसी की धारा 39 में डिफाइन किया गया है। तो जब भी स्वेच्छा पढ़िएगा कम से कम एक धारा को रिलेट करिएगा 39। स्वेच्छा कहाँ डिफाइन किया गया है 39 में। स्वेच्छा का मतलब ये हुआ आशय के साथ, यानी कि ए किसी स्त्री के प्रति इस इरादे के साथ कोई कार्य करता है। बैठिए, इधर ही बैठ जाइए, बैठिए। ए किसी स्त्री के प्रति इस आशय से कोई कार्य करता है कि उस स्त्री का गर्भपात कारित कर दिया जाए, तो ये 312 में मामला आएगा। दूसरा ये स्वेच्छा कहा जाएगा आशय के साथ। दूसरा स्वेच्छा तब होता है जब नॉलेज के साथ कार्य किया जाता है, यानी कि ए इस नॉलेज या ज्ञान या जानकारी के साथ कार्य करता है कि उसके कार्य से इस स्त्री की इस स्त्री का गर्भपात हो जाएगा, तब भी हम कहेंगे कि ए ने स्वेच्छा कार्य किया है। तीसरा पॉइंट, अगर ए को विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, या ए जब कार्य कर रहा है तो वह पर्याप्त आधार रखता है कि हमारे कार्य से इस स्त्री का गर्भपात हो जाएगा, तो हम ये तीन शब्द हैं, या तो आशय के साथ कार्य किया है किसी व्यक्ति ने, या ज्ञान के साथ, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कार्य किया है। इधर आगे बैठे हो, इधर है जगह, देखिए। या विश्वास करने का कारण रखते हुए कार्य किया है, तो हम कहेंगे कि यह जो आपका व्यक्ति है वह स्वेच्छा से कार्य किया है। अगला शब्द है गर्भपात कारित करता है। तो गर्भपात कारित करना का मतलब क्या हुआ, किसी जीवित पैदा हुए शिशु को मारना, कि किसी गर्भ में स्थित शिशु को मारना, यानी कि गर्भ में स्थित शिशु को मारना, यानी कि ऐसे बच्चे को मारना या मृत्यु कारित करना जो अभी गर्भस्थ है, यानी कि गर्भ में है। गर्भ और उसकी मृत्यु कारित करना, तो अगर गर्भ में कोई बच्चा स्थित है उसकी मृत्यु कारित की जाती है,
तो इसे गर्भपात कहा जाएगा। लेकिन 299 का स्पष्टीकरण 3 भी इसी के साथ याद रखिएगा थोड़ा। और स्पष्टीकरण फिर हम बता रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का शरीर का कोई भी अंग माँ के गर्भ से बाहर आ गया हो, भले उसने सांस न ली हो, वह जीवित पैदा हो रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे कि उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो अब ये गर्भपात या भ्रूण हत्या न मानकर ये 299 में इसे आपका आपराधिक मानववध माना जाएगा। सतर्क रहना है इसी उदाहरण पर। अगला शब्द देखिए, जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा आपका बताया गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसे न तो उसका आशय है गर्भपात करने का, न ही उसका ज्ञान है, न ही विश्वास करने का कारण रखता है, किसी व्यक्ति ने कार्य तो किया और उस कार्य से वह जो स्त्री थी उसका गर्भपात हो गया, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने स्वेच्छा से कार्य नहीं किया, ये गर्भपात केवल दुर्घटनावश हो गया। और अगर गर्भपात केवल दुर्घटनावश हो गया है, तो वह व्यक्ति गर्भपात कारित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कार्य कैसे हो गया, केवल दुर्घटना। इसको और भी आप कह सकते हैं, पढ़ाया भी गया था, फिर हम एक उदाहरण पॉकेट मार का बताते हैं या गिरह कट का हम बताते हैं। ये उदाहरण जब संपत्ति संबंधी अपराध शुरू होंगे वहां भी एक दो बताए जाएंगे। एक गिरह कट या पॉकेट मार है। बी के पॉकेट में हाथ डालता है कि पर्स निकाल लें। बी के पॉकेट में लोडेड बंदूक रहती है। टिगर दब जाता है, बी को बंदूक लग जाती है, बी मर जाती है। एक आधारित बताइए कि किसके लिए दोषी होगा। तो आपका जो बंदूक चल गई, न तो एक इरादा था न ज्ञान था, यानी कि आपका स्वेच्छा से ने कार्य नहीं किया, वह तो दुर्घटनावश हो गया, तो चोर कुछ निकाल नहीं पाया, तो चोरी के प्रयास के लिए तो दोषी होगा, लेकिन हत्या के लिए नहीं, क्योंकि ये जो मृत्यु बी की हो गई, ये केवल और केवल क्या थी, मात्र एक एक्सीडेंट, दुर्घटना। आपका उसी प्रकार यहाँ गर्भपात में भी अगर दुर्घटना के कारण गर्भपात होता है, न तो आशय था, न ही ज्ञान था, न ही आपका विश्वास करने का कारण था, तो व्यक्ति गर्भपात कारित करने के लिए दोषी नहीं होगा। अगला शब्द देखिए, गर्भपात कारित करेगा यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित न किया जाए। अब यहाँ समझिए आप दो बातें, यहाँ नकारात्मक भाषा में दिया गया है, यहाँ भी आपको दो बातें समझनी है, और इन दो बातों को समझने में आईपीसी की धारा 81 को जोड़ना है। फिर एक बार समझिए, इन दो बातों को समझने के लिए आईपीसी की धारा 81 आप जोड़ेंगे। फिर एक बार देखिए इसको, अगर कोई व्यक्ति स्त्री के जीवन को बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक, यानी कि पूरी सतर्कता और सावधानी से ऐसा कार्य करता है जिससे स्त्री का गर्भपात हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति गर्भपात के लिए दायी या लाइबिल या दोषी नहीं होगा। फिर एक बार देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 312 में एक अपवाद भी है, जहाँ की व्यक्ति गर्भपात तो कारित करता है, तब भी वह दंड का भागी नहीं होगा, लेकिन कब, जब स्त्री के जीवन को या जान को बचाने के लिए
और कार्य कैसे करता है व्यक्ति? गुड फेथ में, यानी कि बोनाफाइड, यानी कि सद्भावना में। लेकिन जैसे यहाँ कार्य सद्भावना में न होकर दुर्भावना में किया जाए, तब व्यक्ति बचाव का हकदार नहीं होगा। अब इसी में आपका आवश्यकता की प्रतिरक्षा भी देखनी है, निसेष्टि की प्रतिरक्षा भी देखनी है, और वह सेक्शन जोड़ा जाता है आईपीसी का सेक्शन 81। आपका 81 पहले देखिए। बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि सद्भावना पूर्वक कारित की जा सकती है। यानी कि आपका निसेष्टि या अनिवार्यता या आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन करना होगा, तो ऐसी बुराई का चयन करिए जिसमें नुकसान ज्यादा हो कि कम हो। कम हो तो ऐसी दशा में कौन सी धारा बचाव देती है? 81। अब आज ऐसी को गर्भपात पर जोड़िए। एक डॉक्टर है, उसके समक्ष एक स्त्री लाई जाती है जो गर्भवती है। डॉक्टर ये देखता है कि या तो मैं बच्चे का जीवन बचा सकता हूँ या बच्चे की माँ का जीवन, दोनों का जीवन बचाना संभव नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर अगर सद्भावना पूर्वक कार्य करता है, बच्चे बच्चे को गर्भ में ही मार देता है ताकि स्त्री के जीवन को बचाया जा सके, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो 312 में कि स्त्री के जीवन को बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक गर्भपात किया जा सकता है, और एक सेक्शन जोड़िएगा 81 जोड़िएगा कि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि दो बुराई में से एक बुराई का क्या किया जाए, डॉक्टर के समझ आन पड़ा है चयन। तो चयन क्या करे? अगर बच्चे को मार कर गर्भ में स्त्री की जान बचा लेता है तो क्या डॉक्टर ने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि आवश्यकता विधि को नहीं मानती। आवश्यकतावश किया गया कार्य भले ही विधि के शब्दों का उल्लंघन करता हो, लेकिन आशय का वायलेशन नहीं करता। अगला देखिए शब्द इसमें, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित हो किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो दंड की मात्रा बढ़ेगी और 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपका कुछ समय होता है, उस समय के बाद बच्चा गर्भ में हलचल करना या इधर उधर होना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उछल कूद मचाना गर्भ में प्रारंभ करता है, उसको स्पंदन गर्भा कहते हैं। यानी कि अगर भ्रूण का विकास नहीं हो पाया है तो दंड की मात्रा 3 साल जो गर्भपात करेगा, और भ्रूण विकसित हो गया है तब गर्भपात करने पर दंड की मात्रा आपका होगी 7 साल। बस ये जानना है। ये 312 में रहा। अब 312 का एक्सप्लेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, और मैं पहले ही बताया था कि अगर कोई भी स्त्री स्वयं ऐसा कोई कार्य करती है जिससे कि उसका गर्भपात हो जाता है, तो क्या वह स्त्री भ्रूण हत्या के लिए, गर्भपात स्वयं का गर्भपात करने के लिए दंडनीय होगी कि नहीं होगी? यानी कि अगर कोई स्त्री जाकर दवा खा लेती है ताकि उसका गर्भपात हो जाए, तो वह स्त्री भी दंड की भागी होगी। स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं। ये धारा 212 का कहाँ बताया गया है? एक्सप्लेशन में। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है
एक स्त्री स्वयं दवा खाकर अपना गर्भपात कारित करती है तो क्या वह दंडनीय होगी कि नहीं होगी? क्योंकि गर्भपात चाहे सम्मत से किया जाए, चाहे सम्मत के बिना, और चाहे भले कोई नुकसान न हो, फिर भी दंड के भागी हैं। और आईपीसी की धारा 91 भी कवर करना है। अगला देखिए आपका 313। 313 में है कि स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात कारित करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 312 में आपने पढ़ा वह कब लागू होगी, 313 कब लागू होगी? थोड़ा फिर एक बार सतर्क रहिए। 312 312 सेक्शन तब लागू होगा जब गर्भपात स्त्री की सम्मत से किया जाए, यानी कि आपका अगर स्त्री की सम्मत से गर्भपात किया जाए तो दंड की मात्रा कम होगी। अगर भ्रूण विकास नहीं किया है तो 3 साल, और भ्रूण का विकास हो गया है गर्भ में तो 7 साल। लेकिन अगर स्त्री की सम्मति के बिना किया जाता है तब तो भाई दंड की मात्रा काफी बढ़ेगी, तुरंत बढ़ेगी, और बहुत ज्यादा दंड है। अगर स्त्री की सम्मति के बिना स्त्री का गर्भपात किया जाता है तो जो व्यक्ति ऐसा गर्भपात करता है वह दंड का भागी होगा आपका। और ऐसी दशा में दंड याद रखिए, अधिकतम आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। चाहे भ्रूण स्पंदन गर्भा हो या न हो, यानी कि भ्रूण का चाहे विकास हुआ हो या अभी अविकसित हो, इससे मतलब नहीं रहेगा। और अधिकतम दंड कितना मिल सकता है? आपका आजीवन कारावास। फिर 3 नियम बना लीजिए। तो अगर स्त्री की सम्मति से गर्भपात किया जाता है, भ्रूण का विकास नहीं हो पाया है, तब सजा 3 साल। स्त्री की सम्मति से गर्भपात, भ्रूण का विकास हुआ है, तब अधिकतम सजा 7 साल। और स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात 313, और भ्रूण का विकास हुआ हो या न हुआ हो, तब अधिकतम दंड कितना है? लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास। बहुत ज्यादा दंड है, कम नहीं है। अब आगे देखा जाए 314 देखा जाए। आइए 314 देखा जाए। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु। यहाँ भी आपका काफी कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है। और आपका 314, 315, 316 ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ज्यादा जो समस्या बनी है वह 316 से कई राज्यों में बनाया गया है क्वेश्चन, लेकिन 314 भी महत्वपूर्ण है 316 के साथ साथ। और गलती आपका लोग करते हैं 316 में जाकर, लेकिन पहले 314 देखिए, फिर एक बार देखिए। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। तो देखिए पहले, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने से के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री की सम्मति से स्त्री के प्रति आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे थे जिससे कि स्त्री की ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में जब उस स्त्री की ही मृत्यु हो जाती है गर्भपात कारित करने के दौरान, और वह गर्भपात स्त्री की कंसेंट या रजामंदी से हो रहा था,
तब दंड की मात्रा कम होगी। और कितने साल अधिकतम दंड है? 10 साल। यहाँ आपका फिर एक बार देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि आशय ये है कि स्त्री की का गर्भपात कर दें, और उस इरादे से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्त्री को कोई दवा देता है, और उस दवा के प्रभाव के कारण वह स्त्री ही मर जाती है जिसको दवा दी गई है। तो अगर ऐसा गर्भपात आपका किया जा रहा था और उस स्त्री के क्या सम्मत से, तो ऐसा कार्य करने वाला दंड का भागी होगा। और दंड कितना मिलेगा? अधिकतम 10 साल। और यदि ऐसा कार्य स्त्री की सम्मत के बिना किया जा रहा था, स्त्री के कंसेंट के बिना स्त्री मर जाती है, मारने का इरादा नहीं था, गर्भपात कारित करने का इरादा था, और उसी दौरान कौन मर गई? स्त्री। तब दंड की मात्रा बढ़ेगी। अगर ऐसा कार्य उस स्त्री के कंसेंट के क्या किया जा रहा था? बिना। तो अगर दंड की मात्रा कितनी होगी आपका? तो वह आपका अधिकतम आजीवन कारावास। लेकिन ये कब? जबकि स्त्री की सम्मत के बिना क्या किया जा रहा? उसका गर्भपात। तो सम्मत से किया जा रहा, स्त्री मर गई, मारने का इरादा नहीं था, 10 साल। और सम्मत के बिना किया जा रहा है, स्त्री को मारने का इरादा नहीं था, इरादा ये था कि गर्भपात कर दिया जाए, स्त्री मर गई, तब दंड की मात्रा बढ़ेगी। और अधिकतम कितना? आजीवन कारावास। स्पष्टीकरण देखिए, इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। तो मैं भी बताया ही कि भले अपराधी को न तो आशय हो न ही ज्ञान हो इस बात का कि जो मैं कार्य गर्भपात के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है कि इससे स्त्री की मृत्यु हो जाए, तो आशय और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले ही बताया कि भले अपराधी का ज्ञान न हो कि ये बात की संभावना है कि ये दवा खिलाने से गर्भपात के साथ साथ हो सकता है स्त्री भी क्या हो जाए? मर जाए। भले अपराधी को इस बात का नॉलेज न हो, फिर भी वह दंड का क्या होगा? भागी। अगला देखिए 315। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। देखिए यानी कि अगर पहले भूमिका देखिए, अंतर हल्का हल्का है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति ऐसा कार्य करता है ताकि जो भ्रूण है वह गर्भ में ही मर जाए, और जब या भ्रूण है माने गर्भ में ही उसकी डेथ हो जाए, या ऐसा कार्य करता है कि जब भ्रूण यानी कि जब बच्चा जीवित तो पैदा हो, लेकिन पैदा होने के बाद कुछ देर बाद क्या हो जाए? मर जाए। यानी कि ये एक व्यक्ति है, एक स्त्री को दवा खिलाता है, उसे उसका बच्चा पैदा होता है, लेकिन दवा इतनी तगड़ी थी कि आपका दवा का असर इतना था कि जानता था कि दवा इतनी तगड़ी है कि शिशु तो पैदा होगा, लेकिन 2-3 घंटे से या 2-4 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, और पैदा होते ही क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन ये कार्य कब किया गया है? जब शिशु गर्भ में था कि गर्भ के बाहर आया? अगर गर्भ के बाहर आया तब नहीं भाई, फिर सतर्क रहिए, उल्टा नहीं। फिर एक बार देखिए, उल्टा हो गया। फिर एक बार देखिए, इसको 299 के स्पष्टीकरण 3 से जोड़कर पढ़िएगा। अगर शिशु गर्भ में है और ऐसा कुछ आप करते हैं ताकि वह मरा हुआ पैदा हो या जीवित भी पैदा हो,
तो कुछ समय बाद क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन आपने कार्य कब किया था 315 में, जब वह शिशु गर्भ में था। और 399 का स्पष्टीकरण जो 3 बताता है कि आप गर्भ में रहते हुए कोई कार्य नहीं किए हैं, आप तब कार्य किए हैं जब शिशु का कोई अंग माँ के गर्भ से क्या आ गया है बाहर, और उस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं जिससे कि उस शिशु की मृत्यु हो जाए, तो भले वह माँ के गर्भ से पूरी तरह बाहर न आया हो या भले सांस न लिया हो, 299 में इसे आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो देखिए बेयर की भाषा भाई आपका, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। तो जो कोई किसी शिशु के जन्म के पूर्व मतलब कि जब वह गर्भ में है, सतर्क रहिएगा, गर्भ से बाहर नहीं आया है, जन्म के पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा, आशय यहाँ होता है भाई, इस इरादे से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तत् द्वारा रोका जाए, यानी कि वह शिशु मरा पैदा हो, जीवित पैदा हो ही न, या जन्म के पश्चात तत् द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, यानी कि जीवित तो पैदा हो लेकिन पैदा होने के बाद क्या हो जाए, शिशु मर जाए। लेकिन कार्य कब कर रहा है इस इरादे से, जब शिशु गर्भ में था कि गर्भ से बाहर आ गया था, जब शिशु गर्भ में था, यही पॉइंट पकड़ना है। और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और वह आपका दंड अधिकतम कितना हो सकेगा, 10 वर्ष तक का कारावास। एक अपवाद है कि ऐसा कार्य किया जा सकता है शिशु के माता के जीवन को बचाने के लिए, और वो भी सद्भावना पूर्वक की दुर्भावना में, सद्भावना में। देखा आपका 315 हो गया, 316 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है और 316 समझ में कम आती है। इसी को थोड़ा 2-4 मिनट समझिए, यहीं से समस्या बनता है। ये बनता है कि आपराधिक मानव वध का अपराध होगा कि गर्भपात माना जाएगा, तो आप गर्भपात मानिएगा, आपराधिक मानव वध नहीं। ध्यान से देखिए, 316 का दृष्टांत भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है। सबसे कठिन क्वेश्चन इधर आपका 316 से ही बनता है। और यहाँ जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे, मैं बता दूं, इतना उलझाऊ शब्द हैं, निश्चित रूप से ये 299 में आपराधिक मानववध मार कर ही लोग आते हैं। लेकिन आपराधिक मानववध नहीं मारना है, इधर आपराधिक मानववध नहीं चल रहा है, ये भ्रूण हत्या है, गर्भपात है, तो गर्भपात मार कर आना है। देखिए क्या कहा गया, थोड़ा सतर्क होकर समझिए और इलेक्टेशन पर विशेष ध्यान देना है। ऐसी कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोट में आता है, तो पहले तो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में कब कोई कार्य आएगा, तो जब वह कार्य आईपीसी की धारा में सेट हो जाए, 299, किसमें सेट हो जाए, 299, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। किसी सजीव यानी कि जीवित है, अजात, अजात मतलब क्या,
अजन्मा, अजन्मा मतलब अनबार, अनबार माने जो अभी धरती पर आया हो कि न आया हो, न आया हो। आपका शिशु की मृत्यु कारित करना। देखिए आपका फिर एक बार, शिशु अभी धरती पर नहीं आया, और बेयर एक थोड़ा समझिए अब। जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका मतलब फिर से एक बार समझिए। मान लीजिए एक उदाहरण पहले देखिए। ए एक व्यक्ति है, बी एक गर्भवती महिला है, और बी के पेट पर लात मारता है, या गोली चला देता है, या डंडे से वार करता है। लात, लात तो कम चांस है मरने का भाई आपका, क्योंकि गुस्सा आपका गोली चलवाया जाए या किसी धारदार हथियार से, क्योंकि तलवार, चलिए तलवार ही चलवा दिया जाए भाई, क्या करना है, गोली चलवा दिया जाए सही रहेगा। ये देखिए फिर एक बार उदाहरण पकड़िए। एक गर्भवती बी महिला है, ए अभियुक्त है। ए बी को मारने के इरादे से, गर्भवती महिला को मारने के इरादे से हमला करता है। अगर वह हमला सफल हो जाता, तो वह स्त्री मर जाती, और अभियुक्त 299 के तहत आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दोषी होता। लेकिन सौभाग्यवश स्त्री को चोट लगती है, स्त्री बच जाती है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाता है। अब यहाँ आपका जो समस्या देगा कि अभियुक्त किसके लिए दोषी होगा, गर्भपात के लिए, आपराधिक मानववध के लिए, घोर उपहत के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो बच्चा मर गया है वह गर्भ में था, तो हमेशा क्या होगा, गर्भपात ही होगा। आप आपराधिक मानववध न मार कर आइए, ये क्या होगा, गर्भपात। दृष्टांत देखिए आपका, दृष्टांत से और समझने का प्रयास करिए थोड़ा अच्छे से भाई। देखिए आपका, को यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है, जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती, तो 299 में किस में आ जाता मामला, मानव आपराधिक मानववध। उस स्त्री की मृत्यु कारित तो नहीं होती, लेकिन स्त्री को नुकसान जरूर पहुंचता है, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं होती। और मर कौन जाता है यहाँ, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। तो बताइए कौन सा अपराध हुआ, तो आपका गर्भपात हुआ क्या आपराधिक मानववध हुआ, गर्भपात। आपराधिक मानववध कब होता, जब स्त्री भी क्या हो जाती, मर जाती, और स्त्री के साथ बच्चा भी मर जाता, तो ये भी धारा लगती। याद रखिए, स्त्री मरी नहीं है, वह उसे नुकसान पहुंचा लेकिन बच गई। अगर स्त्री मर जाती हो तो अलग बात है कि आपराधिक मानववध, साथ साथ बच्चा भी मरा है, तो आपका 316 वो अलग बात है। लेकिन आपका फिर याद रखिए, अगर ऐसे, क्योंकि कई लोग भ्रम में आ जाते हैं, और आपराधिक मानववध लिखा है तो सोचते हैं कि आपराधिक मानववध ही होगा। अरे भाई बैरेट पूरा तो पढ़िए। ये लिखा है कि अगर वह कार्य सफल हो जाता तो किस कैटेगरी में आता, आपराधिक मानववध। लेकिन सफल हुआ नहीं, चोट तो लगी स्त्री को, लेकिन वह क्या हुई, बच गई। लेकिन उस चोट के कारण कौन मर गया, जो गर्भ में स्थित शिशु है। तो इसमें आप गर्भपात मारिएगा, मैं फिर बता दूं, आपराधिक मानववध का अपराध नहीं, क्योंकि स्त्री मरी नहीं है,
और आपका गर्भ में स्थित शिशु को मारना आपराधिक मानववध नहीं है। क्या है? भ्रूण हत्या या गर्भपात। अगला यह आगे देखा जाए आपका 317। हाँ, तब क्या वो दोनों भाई स्त्री मरेगी तो आपराधिक मानववध। अगला देखिए आपका 317 देखिए, शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शिशु है वह 12 वर्ष से कम है और उस शिशु के माता पिता, गार्जियन शब्द है कि नहीं भाई? गार्जियन भी हैं। उस शिशु के माता पिता या संरक्षक उस शिशु का परित्याग कर देते हैं या लावारिस छोड़ देते हैं। लावारिस मतलब लाबादा, लबादा मतलब जाओ, जो करना हो करो, चाहे ट्रेन फूको और चाहे बस में आग लगाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ, हम तुम्हें भोजन भी नहीं देंगे। और ऐसी दशा में वह चला जाता है तो आपका, यानी कि अब गर्भपात से थोड़ा दिमाग बाहर निकालिए। अब यहाँ जो आपका होगा, आपका 316 तक तो ये सब था। अब 317 से बच्चों को आरक्षित छोड़ दिया जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए चाहे जहाँ भी जाए, लेकिन कितने साल से कम के बच्चों को? 12। अगर आपको माता पिता निकाल दें कि जो करना हो करो, हम एक पैसा नहीं देंगे, न भोजन देंगे तब क्या होगा? तब क्या ये धारा लागू होगी? तो भाई जब वयस्क हो गया व्यक्ति तो न तो सीआरपीसी के तहत मांग सकता है, न ही कोई अन्य कानून के तहत। ये माना जाता है कि जब मेजर हो गए हो तो कुछ कमाओ खाओ। वो तो माता पिता का मने दया समझिए, कर्तव्य समझिए कि वयस्क होने के बाद भी आपका परवरिश अभी कर रहे हैं। ये उनकी दया समझिए, क्योंकि कानूनन बात नहीं है, मैं फिर बता दूं। और हर एक घर में समस्या, ये नहीं कि किसी के घर में समस्या नहीं है। कैसे कैसे लोग पढ़ रहे हैं। कई लोग माता पिता से झगड़ा करके आए कि हम पढ़ेंगे। कई लड़कियां ऐसी आई जो माता पिता पर दबाव बनाई कि नहीं मैं पढ़ूंगी, आकर पढ़ रही हैं। मैंने बताते हैं लोग उनके आते हैं माता पिता मिलने कभी काल, तो लोग बताते हैं कि हमारी लड़की, हमारी तो पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, तो लड़की ने कहा कि जितना दहेज में देंगे हमें पढ़ा लिखा दीजिए, हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। तो भाई दहेज में आखिर इतना खर्चा ही करेंगे तो कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ की आपका, तो देखिए आगे भाई आपका, यानी कि अगर 12 साल से कम का बच्चा था, लावारिस छोड़ दिया गया, परित्याग या एबेंडेड कर दिया गया, तो परित्याग पर फिर एक दो क्वेश्चन बनता है। और वह आपका समस्यात्मक क्वेश्चन, ये एक मालिक है अपने नौकर को एक रद्दी कागज देता है, कहता है कि जाकर फेंक दो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने अब उस रद्दी को परित्याग कर दिया है, रद्दी पर कब्जा छोड़ दिया है। तो नौकर अगर बेचकर पैसा बना लेता है या बेचकर मिठाई पकौड़ा खा लेता है, तो क्या नौकर ने कोई अपराध किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक ने उस रद्दी पर अपना पोजीशन अब क्या किया है। और चोरी तभी होगी जब संपत्ति किसी के क्या हो, कब्जे में। फिर यहाँ देखिए आपका, तो ऐसी दशा में माता पिता दंड के भागी होंगे और 7 साल तक दंड मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी लावारिस छोड़ने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता या गार्जियन अब हत्या या आपराधिक मानववध के लिए दोषी होंगे। यानी कि या तो 304 में मामला जाएगा या 302 में। लेकिन कब?
जब बच्चे को लावारिस छोड़ा गया और बच्चे की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, आपका लावारिस छोड़ने से। यानी कि आपका देखिए भ्रूण हत्या नहीं है, फिर एक बार समझिए। बच्चा 12 वर्ष से कम था और माता पिता या गार्जियन, गार्जियन मैंने माता पिता नहीं है, तो जो भी उसका देख रेख करता हो, क्या छोड़, या तो परित्याग कर दिया या त्याग दिया या कहा कि जाओ घर से निकाल दिया, तो ऐसी दशा में आपका दंड मिलेगा 7 साल। लेकिन ऐसे निकालने के कारण बच्चे को कहीं आपका भोजन ही नहीं मिला और बच्चा क्या हुआ, मर गया, तब भाई आपका बताइए कार्य द्वारा, हाँ बच्चा मर गया, तो या तो मामला 302 में हत्या में भी जा सकता है या 304 हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध जैसी स्थिति हो, दोनों में से किसी में क्या हो सकता है, आ सकता है। अब अंतिम धारा आपका जन्म को छिपाना है, आ जाइए आपका 318 मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना। तो जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका बयान करके, चाहे ऐसी शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, तो वह दंड का भागी होगा और दंड कितना मिल सकता है, 2 साल। यानी कि कानून ये कहता है कि अगर शिशु पैदा हुआ है तो उसके जन्म को छुपाया न जाए, आपका जन्म को बताया जाए, ये कानून की नज़र है आपका। 317 में एक दो उदाहरण और देखना है आपका। मान लीजिए कि एक स्त्री है और उसको बिना विवाह के उसको शिशु पैदा होता है, वह लोक लाज के भय से उस शिशु को आपका लावारिस छोड़ देती है और इस कारण से शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में वह स्त्री आपका मर्डर की भी दोषी हो सकती है 317 के तहत। लेकिन ये कब, हाँ, अगर उस शिशु को किसी व्यक्ति ने उठा लिया और उठा के संरक्षण गृह में दे दिया, तो ऐसी दशा में आपका वह स्त्री अगर पता लग गया तो अधिकतम 7 साल तक के लिए दंड की भागी हो सकती है, क्योंकि शिशु था, 12 वर्ष से कम था और जन्म लेते ही आपने क्या किया, लावारिस छोड़ दिया। वैसे पहले ये घटनाएं ज़्यादा होती थी, मैं बता दूं। अब समाज का रुख बदला है, जैसे जैसे समाज की सोच बदलती है, तो अब तमाम ऐसे मैंने कह सकते हैं महिलाएं हैं जो बिना विवाह के ही या तो गोद लेकर बच्चा पाल रही हैं या अपना बच्चा। और समाज अब धीरे धीरे समाज की सोच इस विषय में थोड़ा बदली है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में बदली है, उसी प्रकार आपका, यानी कि धीरे धीरे समाज की सोच, इसी को नैतिक अनैतिक कहते हैं, यानी कि जो चीजें समाज उचित माने वह नैतिक, और जो चीजें समाज क्या माने, अनुचित, वह क्या कहलाता है, अनैतिक, अनैतिक कहलाता है। अब कौन उचित मान ले समाज, कौन अनुचित मान ले, ये तो भाई आपका कह सकते हैं कि ये डिसाइड नहीं है, ये समय दर समय, स्थान दर स्थान और आपका देश दर देश क्या होता है, बदलता रहता है। मैं एक दिन उदाहरण, लास्ट में एक उदाहरण, एक दिन मैं उदाहरण बताया था कि विदेशों में ये है कि आप 10 शादी करिए, 2-2 साल बाद क्या दीजिए, तलाक, ये अच्छा माना जाता है। और भारत में 2-3 शादी कर लीजिए तो देखिए समाज आपका क्या कहता है। तो भारत में अभी भी जैसे कि आपका ट्रम्प हुए, पाकिस्तान के पीएम हो गए, 5-6 शादी किए हैं, तो अच्छा माना जाता है, कौन बुरा मान रहा है। तो ये समाज की सोच है भाई।
आपका माने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प वो भी 2-3 शादियां किए हैं, मैंने आपका 3-3 4-4 साल बाद। तो ये सब कुछ अब ये नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न है। नैतिक माने जिसे समाज उचित माने, अनैतिक मतलब जिसे समाज क्या माने, आपका अनुचित। इस प्रकार इधर का चैप्टर भी आपका ये समाप्त हुआ। तो रेस्ट ले लीजिए, तो सीआरपीसी चलेगी भाई अभी 15 मिनट बाद आपका।